अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में शॉर्ट रन प्रोडक्शन को ख़त्म कर चुके हैं। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल था, यानी कि लेबर था। यहाँ पे हम लेबर और कैपिटल दोनों को वेरिएबल ले रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल लेंगे तो लॉन्ग रन हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे इस कोर्स के लिए हम सिर्फ लेबर और कैपिटल को ही ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास दोनों यानी कि तमाम जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हैं। तो इन दोनों को अगर हम एनालाइज कर दें तो आइसोकांट, दो इनपुट्स का एनालिसिस के लिए आइसोकांट एनालिसिस यूज होता है। आइसोकांट ऐसा कर्व है जिसके हर पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, उसके दरमियान वो इनपुट्स के दरमियान एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो इसके हर पॉइंट पे सेम होगा। यानी कि इसके पास ये चांस है, ये चॉइस है कि वो चीज़ों के कम्बिनेशन तब्दील करता है, यानी कि इनपुट्स के, यानी कि वो ज़्यादा कैपिटल अगर इस्तेमाल करना चाहिए या ज़्यादा लेबर इस्तेमाल करना चाहिए या लेबर छोड़ के कैपिटल इस्तेमाल करना चाहे, तो ये इनके दरमियान ये जोड़े तब्दील कर सकता है, लेकिन ये यील्ड आउटपुट इन दी एंड सेम होगा। जब हमारे पास एक ग्राफ में बहुत सारे आइसोकांट्स होंगे तो उसको हम आइसोकांट मैप कहते हैं। जिस तरह हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर में, यहाँ पे उसका सेम है तरीकाकार, लेकिन यहाँ पे हम इनपुट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्ट आउटपुट ले रहे हैं, और वहाँ पे गुड्स इस्तेमाल कर रहे थे और यूटिलिटी दे रहे थे। और इसके अलावा अगर हम एक इनपुट को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास रिटर्न जो होंगे दूसरे इनपुट के वो डिमिनिशिंग होंगे। और इसके अलावा अगर हम एक जैसे जैसे हम उसकी एक चीज़ को एक्सचेंज करते जाएंगे, लेकिन यानी कि शुरू में अगर हमारे पास ज़्यादा तादाद हो एक चीज़ की, यानी कि अगर हमारे पास 20 लेबर हैं और हमारे पास एक कैपिटल है, तो पहले जो यूनिट है कैपिटल का, यानी कि दूसरा कैपिटल हम लेने के लिए हम ज़्यादा लेबर छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास लेबर अबंडेंट है। फर्ज के अगर हम पहले के लिए 6 लेबर छोड़ देंगे तो दूसरे के लिए ज़ाहिर है हम 6 से कम लेबर छोड़ेंगे। इसी तरह ये जो रेट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो लेबर की तादाद है वो कम होती जाएगी। जैसे ही उनकी तादाद कम हो रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा होता जा रहा है प्रोडक्टिविटी, इसको हम एक्सचेंज कम करेंगे फिर, और कैपिटल जैसे जैसे ज़्यादा होता जा रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी होती जा रही है। तो इसको अगर हम टेबल और ग्राफ में देखें तो आप यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लेबर है और यहाँ पे कैपिटल है। अगर हम एक लेबर और एक कैपिटल इस्तेमाल करें तो हमें 20 आउटपुट हासिल होगा, और अगर हम 5 लेबर 5 कैपिटल इस्तेमाल करें तो हमारे पास 120 है। इसी तरह अगर हम 3-3 कर लें तो हमारे पास 90 आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख लें इस कर्व पे, तो आइसोकांट कर्व्स हैं हमारे पास, 3 आइसोकांट कर्व हमने ड्रा किए हुए हैं। तो इन आइसोकांट कर्व्स पर आप देखते हैं कि एक आइसोकांट कर्व पर जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो सेम होगा। लेवल ऑफ आउटपुट हमेशा सेम होना चाहिए। आप जहाँ पे इस पॉइंट पे इस आइसोकांट पे आप देखें, यानी कि आपके पास अगर कैपिटल के 3 तादाद है और एक आपके पास लेबर है, तो यहाँ पे आप देख लें इसको ग्राफ में, अगर आपके 3 कैपिटल एक लेबर है तो आपको 55 आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब है आपको इस कर्व के हर पॉइंट पे जो है ना, जो आउटपुट होगा वो आपको 55 ही होना चाहिए, क्योंकि एक कर्व पे आपका आउटपुट सेम होगा। और इसके अलावा अगर आप इसी तरह अगर आप इस कर्व की इस पॉइंट पे देख लें तो इस पे भी आपका जो आउटपुट होगा वो 55 ही होना चाहिए। आप देख लें 3 लेबर है और एक कैपिटल है तो हमारे पास 55 आ रहा है, तो वही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख लें तो इस कर्व के अगर 90 है तो इस कर्व की हर पॉइंट पे जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो 90 होना चाहिए। इसी तरह इस कर्व के हर पॉइंट पे लेवल ऑफ आउटपुट को 75 होना चाहिए। ये चीज़ें इंतहाई लाजमी हैं। आपने लाजमी इन चीज़ों को के बारे में
देखना है कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो सेम है, सिर्फ जो इनपुट्स हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कहाँ कहीं पे ये ज़्यादा है कहीं पे वो ज़्यादा है। तो अगर एक कर्व से आप दूसरी, यहाँ पे आप देख लें तो इसमें अगर हम 3 कैपिटल और 1 लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 कैपिटल और 1 लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम पॉइंट ए पर आए। अगर हम 3 कैपिटल और 2 लेबर इस्तेमाल करें तो आप देखें कि इसमें एक्सचेंज नहीं हो रही है, इसमें एक्सचेंज नहीं हो रही, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही। हम 3 ही कैपिटल इस्तेमाल करें लेकिन हमने सिर्फ लेबर की तादाद ज़्यादा की है, तो इसमें कोई कैपिटल हम छोड़ नहीं रहे। जब हम नहीं छोड़ रहे तो फिर हम नेक्स्ट आइसो पॉइंट पे चले जाएंगे, हायर आइसो पॉइंट पे चले जाएंगे, जो हमें इस कर्व से जो Q1 है इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इसी तरह अगर हम 3 कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और 3 लेबर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम दो इसको हमने एक्सचेंज यहाँ पे नहीं किया है लेकिन हमने नंबर ऑफ लेबर्स की तादाद बढ़ाई है, तो इस केस में भी जो हमें हमारे पास आएगा वो हम नेक्स्ट आइसो पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ना कि हम इसी आइसो पॉइंट पे रहेंगे, क्योंकि हम एक्सचेंज नहीं करें, सब्स्टिट्यूट नहीं करें। जब सब्स्टिट्यूशन होगी और हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट करेंगे तो फिर हम एक आइसो पॉइंट पर रहेंगे, और जब हमारे पास हम किसी चीज़ की तादाद बढ़ाएंगे, एक्सचेंज सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, तो हम नेक्स्ट या इससे कम वाले आइसो पॉइंट पे चलेंगे। हायर आइसो पॉइंट जो है हायर आउटपुट देते हैं और लोअर आइसो पॉइंट्स लोअर आउटपुट्स देते हैं। तो ये जो जिसकी वजह से कर्व का शेप जो बन रहा है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से बन रहा है। ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक्चुअली इस कर्व का जो है स्लोप है, इस कर्व के स्लोप को अगर हम मालूम कर लें तो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। यहाँ पे आप देखें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS किस चीज़ के बराबर है? अगर हम लेबर ऑफ फॉर कैपिटल MRTS मालूम करना चाहें तो यानी कि वो इनका कैपिटल इनपुट जो रिड्यूस हुआ है, जो हमने छोड़ दिया है एक एक्स्ट्रा लेबर हासिल करने के लिए। एक एक्स्ट्रा लेबर हासिल करने के लिए हमने जितनी कैपिटल को छोड़ा है और आउटपुट लेवल सेम रहा, तो इस रेट को हम क्या कहते हैं? MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। इसको हम वो किस मैथमेटिकली अगर हम देख लें इक्वेशन के हिसाब से, तो वो चेंज इन कैपिटल इनपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर इनपुट आ जाता है। इसमें नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम कर्व के नीचे आते जाएंगे हमारे पास जो रेट है वो, जिस तरह मैंने कहा कि अगर हमारे पास 20 लेबर और 1 कैपिटल हो तो इसके पहले के लिए हम ज़्यादा छोड़ेंगे, इसी तरह दूसरे के लिए हम कम छोड़ेंगे। जो रेट है हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन का वो कम होता जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है, जिस तरह डिमिनिशिंग रेट को जाहिर कर रहा है। बाकी इसमें नेगेटिव साइन में कुछ नहीं है, तो इसको हम मैथमेटिकली डेल्टा के और डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे यानी कि जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में भी हमने जिक्र किया, जैसे जैसे आप किसी चीज़ को जो छोड़ रहे हैं उसका रेट डिमिनिश होता जाएगा और आइसो पॉइंट कर्व पे हम नीचे आते जाएंगे। और इसके जो रेट डिमिनिश होने की वजह है वो प्रोडक्टिविटी है। जैसे जैसे किसी चीज़ की तादाद ज़्यादा होती जाएगी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे एक चीज़ की तादाद कम होगी उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। तो यहाँ पे इसी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर ये कर्व आप देख लें, ये यहाँ पे ये एक आइसोपॉइंट कर्व है। यहाँ पे आप देख लें कि फर्ज क्या पहला हमारे पास 7 कैपिटल यूनिट्स थे और 1 लेबर यूनिट था। हमने क्या किया है, आइसोपॉइंट कर्व पे एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर हासिल करने के लिए, लेबर के एक दूसरी यूनिट हासिल करने के लिए हमने 3 कैपिटल छोड़े हैं पहले लेबर हासिल। पहला जो हमेशा होता है, पहले अगर किसी चीज़ की तादाद आपके पास ज़्यादा है तो आप किसी की दूसरा इनपुट के एक और यूनिट हासिल करने के लिए आप उसकी ज़्यादा तादाद छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास जो बचे हैं 4 कैपिटल यूनिट्स बचे हैं और 2 लेबर यूनिट हमारे पास आ गए। अब हमारे पास तकरीबन इक्वेशन इतना ज़्यादा नहीं रहा, तो इसीलिए हम नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेबर हासिल करने के लिए, यानी कि तीसरे यूनिट ऑफ लेबर हासिल करने के लिए हम एक ही यूनिट
छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये जो रेट है आप देखें डिमिनिश हो गया, यानी कि यहाँ पे हमने 3 छोड़ा है, यहाँ पे हमने 1 छोड़ा है। तो ये जो डिमिनिशिंग रेट है इसी तरह कम होते होते जाएगा। इसीलिए ये जो कर्व है इसका शेप कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ये जो रेट है इसका अगर हम इस यानी कि आइसोपॉइंट कर्व का अगर हम स्लोप मालूम कर लें, यानी कि हम 3 को 1 के साथ डिवाइड कर लें, तो हमारे पास MRTS फॉर कैपिटल इंटू लेबर आता है। वो हर यूनिट के लिए अलग होता है। यहाँ पे 3 और 1 का रेशो है, तो यहाँ पे 1 और 1 का रेशो है, इसी तरह यहाँ पे और होगा, इसी तरह यहाँ पे और होगा। हर पॉइंट पे हर यूनिट पे इसका जो रेशो है वो अलग होगा। तो यहाँ पे MRTS, ओवरऑल MRTS का फार्मूला हम कह सकते हैं कि डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा एल के बराबर है। तो ये सिचुएशन हमारे पास होगी। इसको हम मालूम किस तरह करेंगे, हम मालूम सिर्फ हमारे पास इसी तरह करेंगे कि हम परपेंडिकुलर ड्रा करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसको, यानी कि वर्टिकल जो है इसके पार्ट को हॉरिजॉन्टल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास MRTS आ जाएगा फॉर कैपिटल टू लेबर। और इसको अगर हम मैथमेटिकली देख लें तो हमारे पास जो एडिशनल आउटपुट है, अगर हम लेबर की तादाद ज्यादा करें, अगर हम लेबर की तादाद ज्यादा करें तो हमारे पास वो एडिशनल आउटपुट फॉर लेबर किस चीज के बराबर है, वो है एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिन यानी कि जितना आप हमने एक लेबर ज्यादा की तो उस लेबर ने हमें कितना प्रोडक्टिविटी दिया है, जितना प्रोडक्टिविटी दिया है उसको अगर हम नंबर ऑफ लेबर यानी कि एक लेबर ज्यादा की उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो हमने लेबर ज्यादा की है टोटल आउटपुट उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अगर उसकी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस एडिशनल लेबर का हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह अगर रिडक्शन हम कर रहे हैं, हमने 3 कैपिटल छोड़े हैं, तो जितना आउटपुट में कमी आई है उसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और ऑफ कैपिटल में कितनी कमी आई है उसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो है इसमें टोटल आउटपुट में रिडक्शन आएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ है कि ये जो रिडक्शन है और ये जो गेन है वो दोनों को बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि दोनों को इसलिए बराबर होना चाहिए क्योंकि हमने सेम लेवल ऑफ आइसोपॉइंट कर्व पे रहना है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ही हम यहाँ पे रह सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो हम एक कर्व पे नहीं रह सकते, फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का मामला 0 है। अगर 0 ये है कि इनके रिडक्शन और गेन को बराबर होना चाहिए। जब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। इनके रिडक्शन और गेन बराबर हैं और यहाँ पे अगर हम इनको इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे इस तरह लिखते हैं, इसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाएं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है, इसका साइन नेगेटिव बन जाता है। उसी तरह ये दोनों को गेन और लॉस को बराबर, यहाँ पे गेन है यहाँ पे लॉस, इसको दोनों को जो है बराबर होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और शफलिंग कर लें, इनके MPL है यहाँ पे MPK को उस तरफ ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा है, अगर इसको हम यहाँ पे ले आए तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये MRTS के बराबर है। जिनके MRTS किस चीज के बराबर है, वो दोनों जो रिडक्शन और जो कैपिटल में चेंज आया है और जो लेबर में चेंज आया है, दोनों को अगर इनका हम रेशो मालूम करें तो वो MRTS के बराबर है। और इसके अलावा अगर हम दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का रेशो अगर हम मालूम करें तो वो भी MRTS के बराबर है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे MRTS। तो यहाँ पे हम दो स्पेशल केसेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। एक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का और दूसरा है फिक्स प्रोपोर्शन का। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऐसा केस है जहाँ पे जो आपका MRTS है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे एक चीज को बनाने के लिए जो है लेबर और इनपुट, लेबर और कैपिटल कोई अहमियत नहीं। आप लेबर इस्तेमाल करें या कैपिटल इस्तेमाल करें, यानी कि लेबर और कैपिटल एक दूसरे के साथ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। फिर उस केस में फिर हमारे पास आइसोपॉइंट का ये शेप होगा, यहाँ पे MRTS कांस्टेंट होगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं। जैसे कभी कभार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हो जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आप जो है
लेबर इस्तेमाल करें या कैपिटल, कुछ बेसिक चीज़ें बनाने के लिए जो है लेबर भी बना सकता है और कैपिटल भी बना सकते हैं, इनको आप इनको बदल सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस केस में जो है ये कांस्टेंट रेशो होगा, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं कि अगर ये केस हो वहाँ पे लेबर और कैपिटल की मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, आप लेबर इस्तेमाल करें या कैपिटल इस्तेमाल करें फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर ये सिचुएशन रहेगी। और दूसरा हमारे पास फिक्स प्रोपोर्शन का है या कम्प्लीमेंट्स का है। तो कम्प्लीमेंट्स ये है कि एक दूसरे के साथ जब हम एक इनपुट से एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर ये सिचुएशन होगी। सपोज एक टेलीविजन शो है, सिंपलिसिटी के लिए हम बता रहे हैं कि एक टेलीविजन शो है, उसमें एक कैमरा और दो लेबर की जरूरत है, दो बंदे काम कर रहे हैं और एक कैमरा है वो टेलीविजन शो चला रहे हैं। हम इसको सिंपल बना रहे हैं, तो एक कैपिटल है हमारे पास और दो कैमरे की जरूरत है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन होगी। अब इससे ज्यादा अगर कैमरा हमारे पास एक कैमरा जब एक है तो आप लेबर बंदों को जितना भी बढ़ा लें वो फायदा नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास लेबर जो है बंदे दो हैं तो कैमरा या आप जितने भी बढ़ा लें कैपिटल वो इसमें असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि वो जो अपना काम कर रहे थे वो टेलीविजन शो के लिए उतने ही बंदे जरूरत थे। इसी तरह अगर हम शो को बढ़ाना चाहें, अगर हम दूसरा इसी तरह का एक शो 1 घंटे का और जो है एक्सटेंड करना चाहें किसी दूसरी जगह पे, अगर हम ये शो करना चाहें तो फिर हमें क्या जरूरत होगी, हमें चार यानी कि दो और दो, यानी कि दूसरे शो के लिए भी हमें दो की जरूरत है, चार लेबर की जरूरत होगी और कैपिटल हमारे पास दो होनी चाहिए। तो इसी रेशो से अगर हम तीसरा कर लें तो हमारे पास 6 और 3 का रेशो हो जाएगा। सिर्फ ये रेशो हमेशा बरकरार रहेगा क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। अगर दो लेबर हैं तो उसके साथ एक कैपिटल की जरूरत है, बाकी एक्स्ट्रा अगर आप कैपिटल लगा लो या एक्स्ट्रा लेबर लगा लो उनकी कोई औकत नहीं है। तो इस केस में जो हमारे पास केस होगा वो एल शेप्ड हमारे पास कर्व बनेगा। ये हम एल शेप्ड होगा। इससे यहाँ कर्व के इस हिस्से का आप जितना भी बढ़ा लें, यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे जितना भी बढ़ा लें या यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल पे आप एक्स्ट्रा जो है 4 से ज्यादा जहाँ पे भी जितना भी बढ़ा लें उसका कोई फायदा नहीं है। ये दो स्पेशल केसेस हैं प्रोडक्शन फंक्शन है। इसके अलावा भी इसके प्रॉपर्टीज कैसे पॉइंट्स के होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कट नहीं करते, किसी एक्सेस को कट नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते और कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है सिंपल वो आप कहीं पे बुक्स पे या इधर उधर देख लें। आगे हम जाते हैं रिटर्न टू स्केल पे, यानी कि आप इनपुट्स को जो इनपुट्स का रेशो है वो अगर आप बढ़ा दें या कम कर दें, यानी कि इनपुट्स को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो रिटर्न पे जो आपको फायदा होगा, जो आउटपुट पे क्या असर पड़ता है, ये रिटर्न टू स्केल है। यानी कि अगर आप इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस अक्सर हो जाते हैं। 3 केसेस में सबसे पहला केस है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यानी कि आप अगर इनपुट्स को डबल कर दें, इनपुट्स को अगर आप डबल करेंगे तो फिर हमारे पास आउटपुट्स भी डबल से ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि इनपुट्स को अगर आप डबल करेंगे तो आउटपुट हमारे पास डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ये होगा, इस केस में फायदा मंद यही है कि आप बड़े बड़े जो है फर्म्स बना लें, बड़े बड़े कंपनीज बना लें, लार्ज साइज फर्म बना लें। क्योंकि आप जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, आप एक फर्म में जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं तो उससे ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है, रिटर्न आपको उससे ज्यादा मिल रहा है। दूसरा जैसे वापडा है हमारे यहाँ, उसकी आप छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन की बिजली की इतनी फायदेमंद नहीं है जितने बड़े पैमाने की, इसलिए वो इसमें बड़े बड़े कंपनीज इन्वॉल्व हैं। दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है, आप इनपुट्स को डबल करें तो आपको आउटपुट भी डबल मिल जाएगा, तो ये डबल के करीब मिल जाएगा। तो इसमें साइज का और स्केल का इतना फर्क नहीं है, आप छोटे पैमाने पे भी ऑपरेट कर सकते हैं और बड़े पैमाने पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि उसकी आपकी साइज जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे, इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी पे असरअंदाज नहीं होगा। और जो तीसरा केस है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। इसमें अगर आप इनपुट्स को डबल करेंगे तो आपको आउटपुट आपका डबल से कम होगा। इस केस में जो है
यानी कि उस फर्म में जाहिर है जितने आप इनपुट्स को डबल कर रहे हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस केस में जब आपको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहे हैं तो इस केस में आपके ये फायदेमंद यही है कि आप छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन करें, अपने फर्म की साइज को बड़ा न करें, फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये जो यहाँ पे आप देख लें तीन हमने चीज़ें तीन हमने इनको शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख लें कि पहला है कांस्टेंट है, यहाँ पे ये है आप इनपुट्स को तादाद बढ़ा रहे हैं तो आपके पास ये एग्जैक्टली डबल हो रहा है और ये ट्रिपल हो रहा है। इनपुट्स की जैसे आप तादाद बढ़ा रहे हैं तो आपके जो आउटपुट है वो सेम हो रहा है, यानी कि ये जो आइसो पॉइंट है वो आपके आउटपुट को शो करें। जिस तरह हमने कहा कि हायर आइसो पॉइंट शो हायर लेवल ऑफ आउटपुट एक है, हम 2 पे चले गए, फिर 3 पे चले गए, इनके दरमियान फासला जो है सेम है। ये इंक्रीजिंग है। आप यहाँ पे देख लें, आप नंबर ऑफ इनपुट जहाँ पे आपके पास ये है, आप इनपुट्स जो है कम बढ़ा रहे हैं, आप इनपुट्स कम बढ़ाने लगे आपके पास आउटपुट जो है ज्यादा तादाद में बढ़ रहा है। इसी तरह अगर आप इनपुट्स कम बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे देखें आप फासला कम है, इनपुट्स आप कम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो डबल से या जितना आप बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है। आप यहाँ पे देख लें, आप यहाँ फर्ज किया 3, यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, लेकिन इन आउटपुट आपका उससे ज्यादा बढ़ रहा है। और डिक्रीजिंग में ये होगा कि आप यहाँ पे देख लें, अगर आप यहाँ ये आपके पास ये है, अगर आप यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 नहीं फर्ज के 5 हो जाएगा, जहाँ इनके दरमियान फासला हमेशा बढ़ता जाएगा। आप इनके दरमियान देख लें फासला हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो इसकी तरह यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा, अगर आप इस यानी कि इस कर्व तक इस लेवल ऑफ आउटपुट को पर पहुंचने के लिए आपको ज्यादा तादाद में लेबर की डबल से भी ज्यादा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो केस है वो डिक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग में आप लार्ज नहीं कर सकते, छोटे पैमाने पर आप प्रोडक्शन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये रिटर्न टू स्केल ये भी नहीं है कि आपके हर लेवल पे कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन यानी कि इनके दरमियान फासला थोड़ा सा ज्यादा है, इसके दरमियान कम है, इसके दरमियान उससे कम हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है, इसके ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल है वो आपका ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है। तो ये भी नहीं है कि आपके ऑल फॉर्मेट्स पर जैसे जितना भी आप बढ़ा लें आपकी जो है यूनिफॉर्म आपको आउटपुट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे थोड़ा ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है, लेकिन वो जो ट्रेंड है वो उसको आप देखेंगे। और दूसरा ये है कि इंडस्ट्रीज के दरमियान ट्रेंड को कंसिडरेबली डिफर करते हैं, एक इंडस्ट्री में ट्रेंड ज्यादा हो सकता है, दूसरे को कम हो सकता है। इन दी एंड ये बात है कि हम जितनी रिटर्न टू स्किल ज्यादा होगी उतना ही जो है इंडस्ट्री का साइज बड़ा होना चाहिए, जितना रिटर्न टू स्केल कम होगा उतना ही जो है इंडस्ट्री का साइज कम होना चाहिए। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।